अस्सलाम दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने टेंसेस की एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है और ये टेंसेस की चौथी वीडियो है, यानी कि चौथी सबक है। और आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के साथ साथ हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्यों पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस? वो इसीलिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यही टेंसेस का हिस्सा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक तीर से दो शिकार कर ले, यानी कि टेंसेस के साथ साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी पढ़ ले। तो सबसे पहले हम ये देखें ये पास्ट सिंपल क्या होता है। तो भाई पास्ट सिंपल उस एक्शन को, उस फेल को, उस काम को कहते हैं जो गुजरे ज़माने में शुरू हो गया लेकिन मौजूद ज़माने के शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, यानी कि जैसे ही वो ख़त्म हो गया मौजूद ज़माना शुरू हो गया। सही है, तो उसे कहते हैं पास्ट सिंपल। अच्छा, अब हम ये देखें इसको पास्ट सिंपल क्यों कहा जाता है। तो भाई पास्ट सिंपल इसको इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे ग्रामेरियंस का राय यही है कि इसको पास्ट सिंपल इसीलिए कहा जाता है कि इसके जो है ना हेल्पिंग वर्ब इसको नहीं होती, यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब है इसका। सही है, तो इसीलिए इसको पास्ट सिंपल का नाम दिया गया है। और बाकी ये है कि अब हम ये देखें ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। भाई एक्टिव वॉइस जो है ना वो आम जुमले हैं जो आम हम लोग रोजमर्रा के बोलते हैं, इंग्लिश में आम सेंटेंसेस बोलते हैं, वो होते हैं एक्टिव वॉइस। सही है। अच्छा, पैसिव वॉइस एक खास तर्ज है बोलने का कि जहाँ जो है ना हमें फाइल जाहिर न करनी हो, सिर्फ काम की अहमियत हो और काम का बताना, काम किया गया है या नहीं इतना बताना हो, तो हम वहाँ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। सही है, यानी कि हमें फाइल से कोई ख़ास दिलचस्पी ना हो या हमें फाइल जाहिर ना करना हो तो हम वहाँ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। सही है। अब मिसाल के तौर पर मैं बता दूँ आपको, एक गिलास पानी मैं पीता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है। अच्छा, एक गिलास पानी मुझसे पिया जाता है या मेरे ज़रिए पिया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस है। सही है, तो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया कि फाइल को जाहिर करना मकसूद ना हो, सिर्फ फेल से हमारा यानी कि मतलब हो, तो वहाँ भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस में हम देखें कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। सही, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ये इसका एक्टिव वॉइस हो गया, जहां काम करने वाले फाइल का पता चला। सही है, लेकिन अब पैसिव वॉइस में देखिए, द थीफ हैज बिन अरेस्टेड, चोर पकड़ा गया है। अब इसका फाइल का पता नहीं किसने पकड़ा है। हाँ, वैसे अंदाज तो पता चलता है कि पुलिस ने पकड़ा होगा, जाहिर है पुलिस का काम है चोर पकड़ना, लेकिन यहाँ जो है पुलिस का नाम जाहिर नहीं है, सिर्फ इतना है चोर पकड़ा गया है। तो इसी चीज को जो है पैसिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर जो है ना एक्टिव वॉइस का अगर हम फार्मूला देखें कि एक्टिव वॉइस के जुमले कैसे बनते हैं, तो भाई एक्टिव वॉइस के जुमले बनते ऐसे हैं। फार्मूला बता रहा हूँ एक्टिव वॉइस का। मिसाल के तौर पर पास्ट सिंपल के लिए पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। सही, ये हो गया आपका पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस में फिर कैसा रहेगा? पैसिव वॉइस का फार्मूला आपको बता दूं, पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी कि वज या वर्ब से वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वज लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब लगेगा। सही, आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका मेन वर्ब लगेगा। मेन वर्ब के लिए ये याद रहे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। पैसिव वॉइस का मेन वर्ब जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म होता है, चाहे किसी भी टेंस में हो, कहीं भी हो। हेल्पिंग वर्ब की नहीं, मैं हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ।
हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पहले बताया कि वो वॉज वर्ब होते हैं पास्ट सिंपल के लिए, लेकिन मेन वर्ब जो है ना वो थर्ड फॉर्म होता है हर जगह, चाहे वो पास्ट है, चाहे प्रेजेंट, चाहे फ्यूचर। आपका मेन वर्ब हर हमेशा पैसिव वॉइस के लिए थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ये याद रहे। ठीक है, आपका थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं वो, उसके बाद जो है ना आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। समझ में आ गया मेरी बात? अच्छा, उसके बाद एक और बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो हर हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। अब हम थोड़ा सा मकसद देखें, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। भाई ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको बोलूं, आई टीच यू, अब देख सब्जेक्ट है आई, टीच वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं बोलूं आई स्लीप एट नाइट, देख मैंने आई स्लीप एट नाइट बोला, मैंने ये नहीं बोला कि आई स्लीप नाइट। जिस तरह मैंने बोला आई टीच यू, इसी तरह मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं बोला। क्यों? कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो प्रेपोजिशन के थ्रू ऑब्जेक्ट ले लेता है, लेकिन बिना प्रेपोजिशन के वो ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। सही है? दूसरी मिसाल को दूं, आई स्लीप ऑन द बेड, आई स्लीप इन द बेड। अब आप इनको जरा इस्तेमाल करके देखिए, खुद अपने दिमाग से देखें कि ये कैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर बोले कि आई स्लीप नाइट या आई स्लीप बेड, आई स्लीप बेड कैसा होगा, या आई गो मार्केट, या कि कम मी, ऐसा नहीं होता है ना। ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, ये हर हमेशा प्रेपोजिशन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। कैसे? जैसे मैं फिर से मैं आपको बताऊं ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह से। वो ये आई स्लीप एट नाइट प्रेपोजिशन के थ्रू, आई स्लीप ऑन द बेड ऑन फिर प्रेपोजिशन, आई स्लीप इन द बेड इन फिर प्रेपोजिशन, इन फिर प्रेपोजिशन है। अच्छा, आई गो टू मार्केट, ये टू प्रेपोजिशन है। कम टू मी, ये टू प्रेपोजिशन है। तो ये सारे वर्ब्स जो है ना इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाए जाते हैं। तो इन्हीं वर्ब्स को जो है ना इन्हीं वर्ब्स को यानी कि पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनकी ऑब्जेक्ट नहीं होती। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ये खूबी है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट बन जाती है। अच्छा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आ गया? तो अब एक बात है, इंट्रांजिटिव वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस में तो उसका ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही नहीं है फिर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बनेगा? इसीलिए हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले ले, और वो ऑब्जेक्ट ले ले एक्टिव वॉइस में, तभी तो वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बने। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा तो वो जुमला बनेगा। वरना आपको पता है, मुझे भी पता है, शायद 2 साल के बच्चे को पता हो कि सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है, बगैर इंपेरेटिव सेंटेंस के यानी हुक्म जुमलों के। सही, बाकी आमतौर पर सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है। जाहिर है किसी काम करने के लिए फाइल की जरूरत होगी ना, फाइल नहीं फिर काम कैसे खुद हो जाएगा डार्विन की थ्योरी की तरह? ऐसा नहीं होता है ना। हर काम को करने वाला होता है, सब्जेक्ट करने वाले को बोलते हैं। तो हर जुमले के लिए फाइल की जरूरत पड़ती है। सही है? हाँ, हर जुमले के लिए फाइल की जरूरत पड़ती है। ठीक है? इवन हता कि इंपेरेटिव सेंटेंस के जो मैंने आपको बताया कि वो सब्जेक्ट नहीं लगती, उनकी भी लगती है, लेकिन वो सब्जेक्ट आपके पास में है। सही है? आप सामने वाले से कहते हो कि इधर आ, उधर जा, ये करो, वो करो। सही है? तो वो पता है मुझे कह रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं, इसीलिए जो है ना वहां होता है। वैसे हो सकता है यू कम हियर, यू गो देयर, यू डू दिस, यू डू दैट। सही है? उनके भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। क्यों? कि वो पास में ही, दूसरा कोई है ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक समझ जाए कि मुझे कह रहा है ना। सही है? तो ये है, यानी कि सब्जेक्ट पहले जुमला बनता ही नहीं है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा तभी तो सब्जेक्ट उसका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा ना। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही नहीं है, फिर वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहां से बनेगा? पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? समझ में आएगा? अगर आपको और समझ नहीं आती तो आप ये देखिए, ये देखिए, ये एक्स का निशान, ये एक्स का निशान, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। सही? अच्छा, फिर कैसा होगा? फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा।
अच्छा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि कैसे, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, समझ आ गया, ये एक्स का निशान, ये जेल में रखिए रमेश, ठीक है। अच्छा, तो ये रहे आपके यानी कि मतलब इंट्रोडक्शन बोले जो बोले सही वही। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, सही है कि एग्जांपल्स कैसे लिखे हुए हैं, सही। तो भाई अब देख, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस सिंथेसिस है, सही है, पास्ट सिंपल के। अब मैंने ये जो है ना, ये जितने सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये हर एक के साथ एक सिंटेंस बनाना पड़ता है, सही है। ये कितने सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। एक नाम मिला लो तो 8 अली, सही है, उसको छोड़ कर ये 7। तो इन हर एक के लिए अलग सब्जेक्ट बनाना पड़ता, तो वो बोर्ड के लिए जगह नहीं थी। ये मेरा पुराना ट्रिक है, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, सही है। अब मैं पढ़ूंगा वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह, सही है, कि हर एक के साथ मैं एक जो है ना वो बनाऊंगा, सही है, सेंटेंस बनाऊंगा, ठीक है। अब मेरा कहने का मकसद ये था कि ये जो जितने सारे यानी कि इनमें से खुदा कर ये हो या ये हो या ये हो, जो भी शुरू में आएगा वो इस पैसिव वॉइस के लास्ट में आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। वहां आई है तो यहाँ मी हो गया है, वहां यू है तो यहाँ, ये जगह नहीं जगह डॉट डॉट लगा के मैंने खत्म कर दिया है वो, वरना वो सारे इसी तरह है। अच्छा, वहां वी है तो यहाँ अस होना हो जाएगा, यहाँ दे है तो यहाँ देम हो जाएगा, वहां ही है तो यहाँ हिम हो जाएगा, वहां शी है तो यहाँ हर हो जाएगा, वहां इट है तो यहाँ इट हो जाएगा, यानी कि एक ही हो, जिस तरह ये मैंने लिखा है इसी तरह, वो इतने सारे नहीं, सही है। ये तो ट्रिक है, मैंने बोला मैंने ये सारे सब्जेक्ट लिखा है, ये सब्जेक्ट इसीलिए सारा लिखा है कि इनका हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं पास्ट सिंपल में, सिर्फ जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है बस, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है बस, सही है, इसीलिए मैंने ये सारा ऐसा लिखा है। अब इनकी, अच्छा यहाँ आपको मैं सेंटेंस की जो है ना वेरिएंट की बताऊं, एक सेंटेंस की 4 वेरिएंट्स होते हैं, सही है। काइंड्स नहीं, वो काइंड्स दूसरे यानी कि इंपेरेटिव है वो, सही है, वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन है वगैरह, या इंटरोगेटिव है, सही है, वो ऑप्टेटिव, वो सारे वो सेंटेंस के बाद 4-5 किस्में, वो नहीं। ये वेरिएंट एक ही सेंटेंस के 4-4 किस्म होते हैं, यानी कि उसका सब्जेक्ट वही है, वर्ब भी वही है, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन फिर भी 4-4 किस्म है, सही है, वही मैं बता रहा हूँ आपको, सही है। वेरिएंट सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस की वेरिएंट्स होते हैं, सही। तो चलते हैं पहला पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ, सही है। पॉजिटिव एक्टिव है का पॉजिटिव सेंटेंस, आई स्पोक इंग्लिश, यू स्पोक इंग्लिश, वी स्पोक इंग्लिश, दे स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश, शी स्पोक इंग्लिश, इट स्पोक इंग्लिश, अली स्पोक इंग्लिश, सही है। हाँ, तो ये याद रहे, ये सेकंड फॉर्म वर्ब जो है ना पास्ट सिंपल में होता है, पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस में, बाकी कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। खुदा कर सेंटेंस के उस वेरिएंट में यानी कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जुमलों में जो है ना सेकंड फॉर्म वर्ब का यानी कि V2 का इस्तेमाल होता है, बाकी किसी भी टेंस में कहीं भी किसी भी टेंस के पार्ट में इस्तेमाल नहीं होता, ये याद रहे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जुमले में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, पास्ट सिंपल के, बस आगे पीछे कुछ नहीं। सेकंड फॉर्म वर्ब, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सी। अब चलते हैं इसका पैसिव वॉइस की तरफ। पैसिव वॉइस का जो है ना ये पॉजिटिव सेंटेंस, अब देख ये मैंने आपको बताया, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाती है। अब देख सबर कर, फिलहाल मिसाल के तौर पर ये आप जो सब्जेक्ट ले ले, इट स्पोक इंग्लिश, इसमें इन आन इट किधर है, नहीं है ना, ये प्रीपोजिशन बगैर, मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब है ना, सही है, स्पीक ट्रांसिटिव वर्ब है, सही है। तो देख इसीलिए जो है ना ये यहाँ आ गया है, सही, इंग्लिश। अच्छा, पैसिव वॉइस के ये एक खासियत मैं आपको बता दूं, वो ये है, पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब वज वर्ब लगता है। अब आप ये देखिए वज कहाँ लगता है, वर्ब कहाँ लगता है, तो भाई वज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, फाइल सिंगुलर हो, एक ही हो, वहां वज लगता है। अच्छा, सब्जेक्ट प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, जमा यानी कि सब्जेक्ट हो, फाइल हो, फिर उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब लगता है, वो होता है वर्ब। ये निशान से ये याद रहे।
देखिए इसका पैसिव वॉइस, इंग्लिश वाज स्पोकन बाय मी, बाय यू, बाय अस, बाय देम, बाय हिम, बाय हर, बाय इट, बाय अली, ईटीसी, ऐसे चलते जाओ। सही है। ये देखिए स्पोकन, मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हर हमेशा वर्ब, मेन वर्ब जो होता है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, बस दूसरा कोई होता ही नहीं है। ये सारे स्पोकन होंगे, जितने सारे अगर इसी स्पीक के सारे स्पोकन होंगे पैसिव वॉइस में। सही है, ये याद रहे। अब चलते हैं इसका नेगेटिव जुमले की तरफ, से नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये देखिए यहाँ, सही है। अच्छा, नेगेटिव में कैसा होगा फिर? नेगेटिव में ये इजाफी हो जाएगा, सही है। यहाँ जो है ना, हाँ, डिड हो जाएगा पास्ट सिंपल के लिए, डिड के बाद नॉट लगेगा, फिर आपका मेन वर्ब लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, सही है, डिड नॉट। लेकिन हर एक सब्जेक्ट के साथ, आई यू वी दे ही शी इट, सबके साथ डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट स्पीक, डिड नॉट स्पीक, डिड नॉट स्पीक, सही है। इसी तरह अब देखिए मैं पढ़ता हूँ, आपको आप आसानी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, he did not speak English, she did not speak English, it did not speak English, Ali did not speak English। अब देखिए यहाँ इसका जो है ना पैसिव वॉइस का नेगेटिव देख लिया, यहाँ इंग्लिश वॉज नॉट, देखिए यहाँ इंग्लिश वॉज नॉट स्पोकन बाय मी, सही है। English was not spoken by me, by you, by us, by them, by him, by her, by it, by Ali, etc. ऐसे ही चलते जाओ। उसके बाद चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, सवालिया जुमले की तरफ से। वो इसकी निशानी ये है कि ये दोनों पॉजिटिव को फुल स्टॉप लगता है और नेगेटिव फुल स्टॉप, लेकिन इंटरोगेटिव सवालिया जो है ये सवालिया निशान लगता है, इसको सवालिया निशान लगता है, सही, ये इसकी निशानी है, सही है। तो अब देखिए यहाँ इसका जो है ना हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, डिड पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, सही है। पैसिव वॉइस भी ऐसा ही हो जाएगा, उसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगेगा, सब्जेक्ट बाद में लगेगा, सही। इंटरोगेटिव की हर हमेशा यही निशानी है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि उसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगता है, सब्जेक्ट बाद में लगता है। अब देखिए यहाँ डिड आई स्पीक इंग्लिश, अब देख ये देख सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में स्पोक हो गया, उसके बाद फिर से स्पीक, नेगेटिव स्पीक, इंटरोगेटिव में स्पीक, इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी स्पीक। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगता है वर्ब का, बाकी कहीं भी नहीं लगता, कहीं भी नहीं लगता। हियर डिड आई स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड वी स्पीक इंग्लिश, डिड दे स्पीक इंग्लिश, डिड ही स्पीक इंग्लिश। अब इतना लंबा कंफ्यूजन मुझे हो रही है। डिड शी स्पीक इंग्लिश, डिड इट स्पीक इंग्लिश, डिड अली स्पीक इंग्लिश, सही। ये इसका हो गया एक्टिव वॉइस, इंटरैक्टिव सेंटेंस, सही है। पास्ट सिंपल का इंटरैक्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अब यहाँ पैसिव वॉइस में देखते हैं, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग गया है, यहाँ जो है ना बाद में था सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, ये एक्टिव सब्जेक्ट, यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया, ये निशानी से। अच्छा, वो आई यू वी दे, फिर यहाँ इस इनके लास्ट में आ जाएंगे, वो भी किसी ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि इसी तरह आई यू वी दे नहीं बनेगी, वो बनेंगे मी, हिम, हर, इट, अस, देम, ऐसे ही बनेंगे, सही। यहाँ अब देखिए यहाँ was English spoken by me, see, was English spoken by me, see, by me, you, us, them, him, her, it, Ali, etc, सही। अब उसके बाद अब चलते हैं इंटरैक्टिव नेगेटिव की तरफ, सही है। इंटरैक्टिव की निशानी ये थी कि यहाँ से डिड लगता था, लेकिन इंटरैक्टिव नेगेटिव में ये है कि यहाँ डिड नॉट लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, सही है। उसके बाद आपका मैन वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, सही है, लास्ट में, सही है। इसकी निशानी है डिड नॉट। अब देख मैं पढ़ लूँ, आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। डिड नॉट आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन यहाँ एक बात है, ये डिड नॉट इसका फुल फॉर्म है, लेकिन हम लोग इसकी शॉर्ट फॉर्म बोल बोल के आदी हो गए, सही है। अब मेरे जुबान में से नहीं आ रहा है, अगर आप इजाजत हो तो मैं वो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूँ, डिड नॉट की जगह डिडंट, सही है, डिडंट। अब देखिए यहाँ डिडंट आई स्पीक इंग्लिश, डिडंट यू स्पीक इंग्लिश, डिडंट वी स्पीक इंग्लिश, डिडंट दे स्पीक इंग्लिश, डिडंट ही स्पीक इंग्लिश, डिडंट शी स्पीक इंग्लिश, डिडंट इट स्पीक इंग्लिश, डिडंट अली स्पीक इंग्लिश, करेक्ट पूरा। अब चलते हैं इसका जो है पैसिव वॉइस का इंटरैक्टिव नेगेटिव, सही है। पैसिव वॉइस का इंटरैक्टिव नेगेटिव, सही है, पास्ट सिंपल के लिए। देखिए वहां डिडंट था, यहाँ वजंट है, वजंट, सही है, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाता है, सही है।
सिर्फ इंट्रोगेटिव में वज लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वज नॉट लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर आपका मेन वर्ब है, फिर उसका बदलना वो है। अब देखिए मैं पढ़ लूँ, वजंट, ये भी वही किस्सा है डिडंट वाला, सही है, वज नॉट मुंह में नहीं आ रहा है तो वजंट आता है मुंह में। वजंट इंग्लिश स्पोकन बाय मी, वजंट इंग्लिश स्पोकन बाय मी, you, by me, by you, by us, by them, by him, by her, by it, by Ali, etc. ओके अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जितने सारे सब्जेक्ट्स आ रहे थे ये सारे सिंगुलर आ रहे थे बगैर इसके। अभी ये प्लूरल आएगा, जब ये प्लूरल आ गया, इसका ये ऑब्जेक्ट सी है, क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट सारे सिंगुलर आ रहे थे, ये ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है। जब प्लूरल ये आ रहा है तो ये पैसिव वॉइस के शुरू में आएगा, प्लूरल बनेगा, जब प्लूरल बनेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, यहाँ वर्ब, ये सबके लिए वाज था, देख ये वाज, ये वाज, ये वाज, ये वाज, लेकिन यहाँ वर्ब, क्यों, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले बताया, सिंगुलर के लिए वाज होता है, प्लूरल के लिए वर्ब होता है। इसे अब देखिए यहाँ मैं पढ़ लूं, आई टॉट स्टूडेंट्स, यू टॉट स्टूडेंट्स, वी taught students, they taught students, he taught students, she taught students, it taught students, Ali taught students। अब उसके बाद यहां देखें, ये पैसिव वॉइस जो शुरू में आ गया है, सही है, ये सही है, सब्जेक्ट बन के पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बन के। अब देखिए यहाँ, स्टूडेंट्स वर टॉट बाय मी, स्टूडेंट्स were taught by me, by you, by us, by them, by him, by her, by it, by Ali, etc. सही। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहां ये बता दूं कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस के आखिर में जो कुछ भी आता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो वर्ड्स नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मतलब कि 4 5 6 शायद हो जाते हैं, सही है। तो वो जितने सारे वर्ड्स आ जाएंगे एक्टिव वॉइस के आखिर में ऑब्जेक्ट के तौर पर, देख ऑब्जेक्ट भी कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के तौर पर आएंगे जितने सारे वर्ड्स, खुदा करे 5 हो 6 हो, वो सारे पैसिव वॉइस की शुरुआत में आ जाएंगे सब्जेक्ट के तौर पर। उसके बाद उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, उसके बाद उसका मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट जो भी हो, सही है। तो ये याद रहे। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, एक्सेप्शनल केसेस भी होती है, ये इंग्लिश है, इसका कोई भरोसा नहीं है, सही है। जरूरी नहीं कि जो कुछ भी आ जाए वो सारे बन जाए, सही है, यानी कि जो कुछ भी एक्टिव वॉइस के आखिर में आ जाए ऑब्जेक्ट के तौर पर वो सारे पैसिव वॉइस के शुरू में आ जाए, ऐसा नहीं होता है कभी कभी। हाँ, अमूमन ऐसा होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। यहाँ मैं बात अक्सरियत की कर रहा हूँ, सही है, एक्सेप्शनल केसेस की नहीं। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि ऐसा हो सकता है कुछ कुछ वर्ड जो है ना वो इसके शुरू में नहीं आए, मिसाल के तौर पर एडवर्ब्स है, अब एडवर्ब यानी शुरू में नहीं आ सकता ना, एडवर्ब अक्सर आखिर में आता है, सही। और वैसे एडवर्ब है। यहाँ मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन प्रोनाउन, समझ आ रहा है। एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना पड़ता है, सही है। हाँ, अगर एडजेक्टिव हो तो वो उसी नाउन को मॉडिफाई करेंगे, सही है, वो उसके साथ आ सकते हैं, एडजेक्टिव आ सकते हैं, क्योंकि वो उस नाउन के साथ है, सही है। सिर्फ यानी कि वो उसके साथ, सही है, सिर्फ एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन बनना पड़ता है या प्रोनाउन बनना पड़ता है। हाँ, उस नाउन प्रोनाउन को अगर मॉडिफाई करने के लिए 1 2 एडजेक्टिव 4 5 एडजेक्टिव हो या प्रेपोजिशन हो, वो चल सकता है। लेकिन याद रहे, अमूमन अक्सर एडवर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, वो उधर ही रहता है लास्ट में बेचारा, यहां नहीं आ सकता है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं आपको, आई क्लीन्ड द रूम ब्यूटीफुली, यहां मैंने एडवर्ब इस्तेमाल की। अब ये एडवर्ब जो है ना ये शुरुआत में नहीं आ सकेगा, अब ये हो जाएगा फिर से, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय मी ब्यूटीफुली, या सिंपल हो जाएगा द रूम वॉज क्लीन्ड ब्यूटीफुली। अब देख, एक्टिव वॉइस के भी आखिर में था एडवर्ब, पैसिव वॉइस में भी आखिर में एडवर्ब, सही है। तो अमूमन ऐसा होता है, एडवर्ब शुरू में नहीं आता, वो आखिर में ही रहता है, सही है। हाँ, लेकिन बाकी जो कुछ है वो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर वो जो है ना पैसिव वॉइस के शुरुआत में आते हैं, जो एक्टिव वॉइस के आखिर में आते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो वही सारी चीजें, सारे वर्ड जो है ना सब्जेक्ट के तौर पर पैसिव वॉइस के शुरू में आते हैं, सही है। तो ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपको समझाने के लिए
कि सिर्फ एक दो वर्ड नहीं, जितने सारे वर्ड है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सारे शुरुआत में आ जाएंगे, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब लगेगा। सही है पैसिव वॉइस में। अब देखिए यहाँ ये एक्टिव वॉइस देखिए आप यहाँ आई बॉट, आई हो गया मेरा सब्जेक्ट, बॉट हो गया मेरा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद जो कुछ भी आएगा वो सारा जो है ना ऑब्जेक्ट शुमार किया जाएगा, जितने सारे वर्ड आएंगे वो सब ऑब्जेक्ट शुमार किए जाएंगे एक्टिव वॉइस के। अब देखिए यहां से शुरू होता है मेरा ऑब्जेक्ट आई बॉट, यहां खत्म हो गया मेन वर्ब। अब देखिए यहाँ अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस इन क्लिफ्टन कराची। अब देखिए कितने सारे वर्ड हो गए ऑब्जेक्ट के तौर पर, 1 2 3 4 5 6। सही है। अब वैसे ऑब्जेक्ट, असल ऑब्जेक्ट यही है, ये बेचारे सारे इसी के साथ ही है। सही है। ये लोकेशन बता रहा है, ये इसकी नाम की खूबी बता रहा है। सही है। तो सब इसी से मिलता जुलता। सही है। हाँ वैसे हो सकता है ये ऑब्जेक्ट ये इसी परपोजिशन के, लेकिन इसी के साथ है तो इसी एक ही जो है ना वो ऑब्जेक्ट शुमार किए जाते हैं, इसी जो है ना सेंटेंस की। सही है, एक्टिव वॉइस की। सही है। अब देखिए यहाँ इसका पैसिव वॉइस देख ले। अभी इतने सारे वर्ड है बेचारा वहां जो मेन सेंटेंस के लिए जगह ही नहीं मिला, जगह नहीं बचा मेन सेंटेंस की तरह। ये इन वर्ड्स का भी एक आधा बच गया। कराची का जो है ना वो कारा हो गया है, ची तो उसमें है ही नहीं बेचारे में, यानी कि इतने लंबे वो सही है वर्ड्स। खैर मैं पढ़ लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस इन क्लिफ्टन कराची वाज बॉट बाय मी। अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस इन क्लिफ्टन कराची वाज बॉट बाय मी। कैसे? यहां हो सकता है एक बहुत ही खूबसूरत, सही है, क्लिफ्टन कराची में एक बहुत ही खूबसूरत घर मैंने लिया, मैंने खरीद लिया। अच्छा यहाँ हो सकता है क्लिफ्टन कराची में एक बहुत ही खूबसूरत घर खरीदा गया। किससे? मेरे जरिए खरीदा गया, यानी कि मैंने खरीद लिया। सही, बाय मी आखिर में से। तो ये हो गया इसका। अच्छा इसके साथ जो अब हम देखें कि कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं, उनमें से भी कुछ यहाँ इस्तेमाल करें ताकि आपको पता चले कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तो चलते हैं मॉडल वर्ब्स की तरफ। यहाँ अब देखिए यहाँ पहला कुड है। सही है, कुड। आई कुड स्पीक इंग्लिश, यू कुड स्पीक इंग्लिश, वी कुड स्पीक इंग्लिश, दे कुड स्पीक इंग्लिश, he could speak English, she could speak English, it could speak English, Ali could speak English। सही है, ये इसका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, किस चीज का? पास्ट सिंपल का, मॉडल वर्ब के साथ। अब दूसरा, अभी भी इतने सारे मैंने सब्जेक्ट इस्तेमाल किए वो नहीं करूंगा, उस मैं थक जाता हूँ। अब एक ही सब्जेक्ट साथ में जो है ना मैं मुख्तलिफ जो है ना मॉडल वर्ब इस्तेमाल करूंगा। सही, अब देखिए यहाँ I could speak English, I might speak English, I must speak English, I should speak English, I would speak English, I ought to speak English। सही है। और भी बहुत सारे सब है, मेरे मुंह में नहीं आ रहे इतने सारे, मेरा दिमाग घूम जाता है पूरा। वही किसका पैसिव वॉइस में देखिए यहाँ इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाय मी। सही, इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाय मी। सही, बाय हिम, बाय हर, बाय इट, बाय अली, बाय अस, बाय देम। सही, जितने सारे आप वहाँ ऑब्जेक्ट्स लगाए। सही, अब देख मैं मुख्तलिफ अभी जो है ना वो मॉडल वर्ब इस्तेमाल करता हूँ मैं। देखो English could be spoken by me, English might be spoken by me, English should be spoken by me, English would be spoken by me, English must be spoken by me, English ought to be spoken by me। सही, इस तरह के बहुत सारे जितने सारे मॉडल वर्ब आपको ज़हन में आ रहे हैं वो सारा लगा लिए यही, लेकिन इनका मॉडल वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाया क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल नहीं। ये ज़हन में रखे। सही, अब इनका नेगेटिव यही है, I could not speak English, I should not speak English, I might not speak English, I must not speak English। सही है। और भी बहुत सारे ज़हन में नहीं आ रहे थे। अब यहाँ भी यही नेगेटिव है। इसका नेगेटिव इंग्लिश कुड नॉट बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश शुड नॉट बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश माइट नॉट बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मस्ट नॉट बी स्पोकन बाय मी, मस्ट बी स्पोकन बाय मी। मस्ट नॉट का छोटा होता है मस्ट। अच्छा, इंग्लिश शुड नॉट बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश माइट नॉट बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश कुड नॉट बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश वुड नॉट बी स्पोकन बाय मी। बहुत सारे खैर ज़हन में नहीं आ रहे। सही है, तो ये हो गया आपका मॉडल वर्ब्स के साथ। सही है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ आखिरी, वो ये है कि अमूमन ऐसा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल की मुमासिलत होती है एक जैसी, यानी होने की। सही है, वही चीज़
अगर आप प्रेजेंट सिंपल में भी इस्तेमाल करो, सॉरी पास्ट सिंपल में इस्तेमाल करो, वही चीज सूट करती है वहां सेंटेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बोलो भी वही सूट करता है। क्यों? क्योंकि पास्ट सिंपल जो है ना वो ऐसा फेल है जो होके प्रेजेंट की शुरू होते ही वो उधर ही खत्म हो गया। प्रेजेंट शुरू होने से, मौजूदा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, यानी कि अभी अभी, इसको इंग्लिश में रिसेंटली बोलो से, वो अभी अभी वो हो गया। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट भी ऐसा ही है, जो पहले होके मौजूदा दौर में पहले शुरू होके अभी खत्म हो गया, सही है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। परफेक्ट यानी कि परफेक्शन का से निकला है, परफेक्ट यानी कि कंप्लीट, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, अलिफ से लेकर या ये तक बराबर, उसको बोलते हैं परफेक्ट। तो फिर हम यहाँ क्यों यानी कि पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं? दोनों की ममासिल अक्सर एक जैसी होती है। तो वो ये है, इसका आसान सा हल मैं आपको बता दूं कि जब कभी आपको टाइम डिस्क्राइब करनी होती है तो आप वहां पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, टाइम डिस्क्राइब नहीं करनी है, कुछ भी नहीं बोलना है, फिर आप वहां प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हो। समझ में आ गया? मैं यहां मैं एक एग्जांपल लिखा हूं, वो मैं आपको सुना दूं, आपको यानी कि अच्छा खासा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए, यहां I finished my ESL course last year। अब ये लास्ट ईयर, ये टाइम डिस्क्रिप्शन है, ये टाइम डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह आपने लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, सही है, 2 days ago, at 2 o'clock, at 10 o'clock, सही है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इसी तरह आपने लगा ली तो आपको हर हाल में पास्ट सिंपल लगा लेना है, ये याद रहे। हाँ, इसी तरह का टाइम डिस्क्रिप्शन नहीं लगानी है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। कैसे? जैसे I have finished my ESL course, यहाँ टाइम का कोई पता नहीं चला कब, भाई मैंने ESL कोर्स खत्म किया है अपना, मैंने अपना ESL कोर्स खत्म किया है, सही है। मैं किसी से कहूँ कि मैंने अपना ESL कोर्स खत्म किया, I have finished my ESL कोर्स, वो बोलेगा वेन, कब? फिर जो है ना, तब मैं ये इस्तेमाल नहीं करूँगा, तब मैं पास्ट इस्तेमाल करूँगा। मैं उससे कहूँगा I finished my ESL कोर्स लास्ट ईयर, मैंने गुजरे साल यानी कि अपना ESL कोर्स पूरा किया। समझ आ गया? तो यही है पास्ट सिंपल में। यहाँ इन सब के लिए जो है ना टाइम डिस्क्रिप्शन जरूरी था, लेकिन यहाँ जगह नहीं है इसीलिए मैंने नहीं लिखा, यहाँ एक लिखा, ये इन्हीं का एक हिस्सा है, सही है। इस तरह के जुमलों में अक्सर जो है ना टाइम डिस्क्रिप्शन जरूरी है, पास्ट सिंपल के जुमलों में, सही है। हाँ, अगर खुदा न अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी आसमान नहीं गिरा, लेकिन एक रूल उसूल में बता रहा हूं आपको, सही है। हाँ, ऐसा नहीं आपने नहीं लगाया तो वो जुमले ही अधूरे हैं, ये सारे जुमले पूरे हैं, अपने आप में पूरे हैं, लेकिन उनको इस चीज से जो है ना, ये इसकी मतलब डेकोरेट हो जाती है, इसकी डेकोरेशन है, डेकोरेशन है, सही, खूबसूरती है इनकी, सही है। पास्ट सिंपल की, पास्ट सिंपल में जो है ना टाइम डिस्क्रिप्शन जरूर लगती है, सही है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लगती। अगर आप यहां लगा देंगे आई हैव फिनिश्ड माई ESL कोर्स लास्ट ईयर, ये गलत, ना 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 ना। प्रेजेंट परफेक्ट में आप टाइम डिस्क्रिप्शन नहीं लगा सकते। हाँ, वो सिंस फॉर वाला वो दूसरा एक टॉपिक है, वो मैं फिर कभी बता दूंगा। यहाँ वही बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट सीजन, लास्ट समर, सही है। यानी कि इसी तरह आप बोलो इन जून, इन जुलाई, इन 2010, इन 2005, इसी तरह से ये सारे पास्ट सिंपल के हिस्से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के नहीं, सही है। तो उम्मीद करता हूं आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। जिंदगी फिर कभी किसी नए वीडियो में आए और नए ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।